हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञानियम जो टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का बीएमएस फर्स्ट ईयर का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य का परिचय। तो सामान्य की पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता न्याय और वैशेषिक दर्शन ने मानी है। तो दर्शनों में अगर हम देखें तो न्याय और वैशेषिक दर्शन ने एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में सामान्य को स्वीकार किया है और इन्होंने जो षट पदार्थ बताए हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, तो उसमें समवाय को द्रव्य गुण कर्म के बाद चौथा स्थान दिया है। फिर है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन ने सामान्य जो है उसकी एक पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं की है, बल्कि उसका एक नाम मात्र बताया है अपने दर्शन में कि सामान्य होता है, उसको एक अलग से पदार्थ की सत्ता नहीं दी है उन्होंने। फिर है चरक संहिता के में षड पदार्थों में सामान्य का प्रथम स्थान है। तो जो चरक संहिता में षड पदार्थ बताए गए हैं, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवाय, है ना। तो ये क्या है, उसमें जो सामान्य है उसको चरक संहिता में प्रथम स्थान दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि चरक संहिता जो है वो एक चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। सामान्य और विशेष पदार्थ का चिकित्सा में महत्व होने से, कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो जो अगर हमें किसी चीज की वृद्धि करनी होती है तो वहां पर सामान्य सिद्धांत का प्रयोग होता है। अगर किसी चीज में ह्रास कमी करनी होती है हमें, तो वहां पर विशेष का प्रयोग होता है। तो सामान्य और विशेष जो पदार्थ है चिकित्सा में इनका विशेष रूप से महत्व होने के कारण इनको पहले और दूसरे स्थान पर आचार्य चरक ने षट पदार्थों में रखा है। उसके बाद आते हैं सामान्य के लक्षण। तो तर्क संग्रह के अनुसार नित्यम एकम अनेका अनुगतम सामान्यम। तो जो नित्य है, एकम यानी कि एक है, अनेका अनुगतम यानी कि अनेकों में अनुगत है, अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। तो नित्य का मतलब हम सभी जानते हैं कि नित्य जो कि अनादि होता है, ना उसका कोई आदि यानी कि शुरुआत होती है, ना उसका कोई अंत होता है, जो कि हमेशा बना रहता है, उसे नित्य कहते हैं। तो व्यक्तियों का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, परंतु उनका सामान्य नित्य रहता है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका जन्म होगा तो जो मनुष्यों में कॉमन सामान्य क्या गुण पाया जाता है, सभी मनुष्यों में जो पाया जाता है वो है उसकी मनुष्यत्व जाति। तो व्यक्ति का जब जन्म होता है वो मनुष्यत्व जाति तब भी उसमें होती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भी उसको यूं ही कहा जाएगा कि मनुष्य की मृत्यु हुई है। तो वो जो मनुष्यत्व है वो उसकी मृत्यु के पश्चात भी बना रहता है, उसमें शाश्वत है वो। तो इसीलिए सामान्य को नित्य कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जो है उसमें मनुष्य तो हमेशा ही बना रहेगा। तो वो जो है उसका आदि और अंत नहीं है, इस कारण से उसे नित्य कहा गया है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी जो मनुष्यत्व है वो उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए इसे नित्य कहा गया है। फिर है एकत्व। एकत्व मतलब कि जो एक होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें हमें एक चीज जो दिखाई दे, एक कॉमन चीज जो सब में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे एकत्व कहा गया है, जो एकत्व भाव उत्पन्न करे सब में। तो एक जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों का एक ही सामान्य होता है, यानी कि एक जाति है कोई भी, या वर्ग है कोई, ग्रुप है, उसको डिवाइड किया गया है, उनमें एक कॉमन बात है। इसलिए जैसे कि मनुष्य है तो सब में मनुष्यत्व पाया जाएगा, जितने भी मनुष्य हैं सब में मनुष्यत्व पाया जाएगा। तो वो एक जो है वो सभी वर्ग, उस वर्ग के सभी व्यक्तियों में या फिर सभी वस्तुओं में वो चीज पाई जाती है, उसे एकत्व कहते हैं। एक वर्ग के अलग अलग व्यक्तियों का एक ही गुण समान होता है, यानी कि व्यक्ति अलग अलग हैं। यहाँ पे 5 आदमी खड़े हैं तो पांचों आदमी अलग अलग हैं, लेकिन पांचों में जो कॉमन चीज पाई जाती है, जो एक चीज सामान्य पाई जाती है, वो उसका मनुष्यत्व जो है वो पाया जाता है। तो जो एक वर्ग में, एक जाति में, एक ग्रुप में जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, उसके कारण सामान्य एकत्व कहा गया है। जैसे कि गायों में गोत्र जाति होती है और मनुष्यों की मनुष्यत्व। तो जितनी भी गायें हैं पृथ्वी पर सब में गोत्र जाति पाई जाएगी। तो उस वर्ग की, यानी कि गायों का जो वर्ग है, गाय की जो जाति है, उसमें एक सामान्य गुण है, सामान्य लक्षण है, गोत्र जाति का होना। तो इसी कारण से इसे एकत्व जो है वो सामान्य का लक्षण कहा गया है। फिर है अनेका अनुगतत्व। तो अनेका अनुगत मतलब अनेकों में समाविष्ट होना। सामान्य एक ही वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट रहता है, गोत्र सभी गायों में समाविष्ट है। इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि एक व्यक्ति का सामान्य नहीं हो सकता, यानी कि जो सामान्य है वो जब दो चीजें, दो से ज्यादा
ज्यादा चीजें या फिर कोई ग्रुप होगा, कोई वर्ग होगा, कोई जाति होगी, तो उसमें बताया जा सकता है। एक व्यक्ति में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये चीज सामान्य है, क्योंकि सामान्य बताने के लिए उसको किसी और चीज में भी पाया जाना चाहिए, उसी गुण को किसी और चीज में भी पाया जाना चाहिए। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहेंगे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो केवल एक व्यक्ति का हम नहीं बता सकते। कॉमन जो है वो दो चीजों में, दो से ज्यादा में, किसी ग्रुप में, किसी जाति में हम कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसीलिए इन दोनों में ये चीज सामान्य है, ये चीज कॉमन है। तो इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं, अनेकानुगत मतलब अनेकों में होना, ओनली एक में नहीं होना। अगर एक में होगा तो वो सामान्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि आकाश जो है वो नित्य द्रव्य है, आकाश का सामान्य आकाशत्व नहीं हो सकता। तो आकाश में आकाशत्व पाया जाता है, लेकिन आकाश एक ही है, तो उसका सामान्य बताने के लिए दूसरा नहीं है कि जिसके द्वारा हम ये बता सके कि इसमें भी पाया जाता है और दूसरे में भी पाया जाता है। तो ये दोनों में सामान्य चीज है। तो एक व्यक्ति का सामान्य नहीं हो सकता, एक वस्तु का सामान्य नहीं हो सकता, इसीलिए कहा गया है कि अनेका अनुगत, अनेकों में समाविष्ट होना। फिर है सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्व सामान्य लक्षण। तो नित्य होना, अनेक होना और संवेत यानी कि समवाय संबंध से रहना, इनमें से एक भी लक्षण ना हो तो सामान्य का लक्षण दूषित हो जाएगा। यानी कि नित्य होना भी हमने पढ़ा था कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी उसमें सामान्य रहता है, जो मनुष्यत्व सामान्य है, तो नित्य हो गया वो। अनेकों में समाविष्ट अभी हमने पढ़ा था, अनेका अनुगत, अनेकों में पाया जाएगा, अनेक वस्तुओं में समाविष्ट होगा वो। और समवाय संबंध से रहना, तो जो नित्य संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध भी क्या होता है कि उसको पृथक नहीं किया जा सकता, मनुष्य से मनुष्यत्व को अलग नहीं किया जा सकता, गाय से गोत्व को अलग नहीं किया जा सकता, वो समवाय संबंध से हमेशा ही उसके साथ रहेगी। मनुष्य की मृत्यु हो जाए, गाय की मृत्यु हो जाए, तो भी गाय में गोत्व और मनुष्य में मनुष्यत्व जो है वो हमेशा ही पाया जाएगा। तो समवाय संबंध से जो रहेगा नित्य रहेगा, और अनेकों में जो समाविष्ट रहेगा। तो ये तीनों लक्षण जो है वो सामान्य के सिद्धांत मुक्तावली ने बताए हैं, और कहा है कि अगर एक भी लक्षण इनमें से नहीं होगा तो सामान्य का जो लक्षण है वो दूषित हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का ही पाया जाना जरूरी है। फिर है चरक संहिता के अनुसार सामान्यम वृद्धि कारणम, क्या यानी कि सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण है। फिर है सामान्यम एकत्व कर्म, तो एकत्व करने वाला है। बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे सामने, उनको हम एक भाव से किस प्रकार देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे, मान लो चावल के दाने रखे हैं, तो वो हर चावल का दाना एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी हम उसको कहेंगे चावल रखे हैं ना। तो वो चावल जो सबको कह रहे हैं उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के बेस पे हम कह रहे हैं। अगर मान लो उसमें कोई गेहूं का दाना होगा तो हम अलग करके उसको बताएंगे कि ये सारे चावल नहीं है, इसमें गेहूं भी है। तो जो सामान्य एकत्व कर्म यानी कि एक समान भाव निर्माण कर देता है, हमारी बुद्धि जो है उस सभी वस्तुओं को, उस वर्ग की, उस जाति की सभी वस्तुओं को एक ही भाव से देखती है। ऐसा जो भाव उत्पन्न करने वाला है वो कौन है? सामान्य है। फिर तुल्य अर्थता ही सामान्यम, जो तुल्य भाव, समान दिखाने वाला, जो तुल्य भाव का बोध कराता है उसे सामान्य कहते हैं। तो ये चरक संहिता के अनुसार बताया है। फिर है सामान्य के भेद। तो सामान्य के 3 भेद बताए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो द्रव्य सामान्य क्या है? यानी कि द्रव्य सामान्य होगा, द्रव्य अपने समान द्रव्य की वृद्धि करता है, यानी कि जिसकी वृद्धि करनी है वो भी द्रव्य है और जिससे वृद्धि करनी है वो भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य है। तो द्रव्य अपने समान द्रव्य की वृद्धि करता है, यानी कि जैसे द्रव्य का हम सेवन करेंगे उससे उसी द्रव्य की वृद्धि होगी। जैसे कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी, तो मांस भी द्रव्य है और मांस खाने से मांस की ही वृद्धि हो रही है। तो जो खा रहे हैं वो भी सेम ही द्रव्य है और जिसकी वृद्धि हो रही है वो भी सेम ही द्रव्य है। तो द्रव्य सामान्य ये हो गया, यानी कि जो दोनों द्रव्य हैं वो समान है, जिसकी वृद्धि हो रही है वो भी और जिससे वृद्धि हो रही है वो भी। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? रक्त पित्त व्याधि में धन, मृग और पक्षियों के रक्त को मधु से चटाने के लिए कहा गया है। तो रक्त पित्त व्याधि क्या होती है कि उसमें रक्त निकलता है ऊर्ध्व मार्गों से, अधः मार्गों से। तो क्या होगा? रक्त की कमी होएगी शरीर में, तो उसमें क्या है, उसके समान द्रव्य का सेवन। अगर रक्त की कमी हो रही है तो रक्त का ही सेवन किया जाए। जिस द्रव्य की वृद्धि करनी है, यानी कि हमें रक्त की वृद्धि करनी है, तो उसी के समान द्रव्य यानी कि रक्त का ही सेवन करवाया जाए उसकी वृद्धि करने के लिए, तो उसे कहेंगे द्रव्य सामान्य।
फिर है गुण सामान्य। तो समान गुण वाले द्रव्य वृद्धि का कारण होते हैं। समान गुण वाले द्रव्य यानी कि अब क्या है, पहले वाले में था कि हम द्रव्य का सेवन करेंगे सेम ही और उससे सेम ही द्रव्य की वृद्धि होगी। इस वाले केस में क्या है कि हमें वृद्धि किसी और चीज की करनी है और किसी और चीज का सेवन करके, लेकिन वो वृद्धि किस बेस पे करेगा कि उन दोनों के गुणों में समानता होगी। तो गुणों में समानता होने के कारण इसे गुण सामान्य कहेंगे। जैसे कि दूध, घृत और शुक्र। तो दूध के जो गुण हैं, घी के जो गुण हैं और शुक्र के जो गुण हैं, वो सबके गुण समान हैं। तो जब हम दूध और घी खाएंगे तो उससे जिन गुणों की वृद्धि शरीर में होगी, उन गुणों की वृद्धि होने से शरीर में उन गुणों से युक्त शुक्र की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या है, गुणों की समानता है, दोनों तरफ गुण सेम है, इसी वजह से इसे गुण सामान्य कहते हैं। तो शुक्र जैसे कि मधुर, स्निग्ध और शीत होता है, दूध और घी भी मधुर, स्निग्ध और शीत होते हैं। जब हम दूध और घी का सेवन करेंगे तो मधुरता, स्निग्धता और शीतता हमारे शरीर में उत्पन्न होगी और वो ही गुण शुक्र में पाए जाते हैं। तो उन गुणों की वृद्धि होने से शुक्र की वृद्धि होगी। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया है कि हमें शुक्र की वृद्धि करनी है तो शुक्र का ही सेवन किया हो। यहाँ पे हमने उसके गुणों के समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन किया है, तो गुणों में समानता होने के कारण इसे गुण सामान्य कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है दही से, गुड़ से, घी से कफ की वृद्धि होना। तो यहाँ पे कफ अलग चीज है, दही, गुड़, घृत अलग चीज है। तो दही, गुड़ और घृत के जो गुण हैं वो कफ वर्धक है, कफ के गुणों के समान है, उनके गुणों को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ गुणों में समानता होने के कारण इसे गुण सामान्य कहा जाता है। फिर है कर्म सामान्य। एक कार्य अपने समान कार्य की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म का सेवन किया जाएगा जिससे कि दूसरी चीज की वृद्धि होगी, इसी वजह से इसे कर्म सामान्य कहते हैं। जैसे दौड़ने से वात बढ़ जाएगी, सोने या बैठने से कफ बढ़ जाएगा। तो सोना या बैठना क्या है, कर्म है, दौड़ना क्या है, कर्म है। तो कर्म सामान्यता होने के कारण इसे कर्म सामान्य कहा जाता है। तो तीन भेद बताए गए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य में दोनों तरफ समान द्रव्य होगा, जिसकी वृद्धि करनी है वो भी और जिससे वृद्धि करनी है वो भी। गुण सामान्य में दोनों तरफ समान गुण होगा, यानी कि जिन गुणों की वृद्धि करनी है वो और जिन गुण युक्त द्रव्यों से वृद्धि करनी है वो दोनों तरफ गुण समान होंगे, इसी वजह से उसे गुण सामान्य कहते हैं। तो द्रव्य सामान्य में और गुण सामान्य में मोस्टली कंफ्यूजन होती है। तो बस ये सिंपल सी बात सोचनी है कि द्रव्य सामान्य में दोनों तरफ जो जिस द्रव्य का सेवन कर रहे हैं और जिस द्रव्य की वृद्धि कर रहे हैं वो दोनों द्रव्य समान होंगे। और गुण सामान्य में जिस द्रव्य की वृद्धि कर रहे हैं उसके गुण और जिन द्रव्यों से वृद्धि कर रहे हैं उनके गुण, वो गुण समान होंगे दोनों तरफ। फिर आचार्य चक्रपाणि ने एक अन्य मत का वर्णन किया और उस मत के अनुसार अलग भेद बताए हैं सामान्य के, अत्यंत सामान्य, एकदेश सामान्य और मध्य सामान्य। तो अत्यंत सामान्य क्या है, द्रव्य सामान्य की तरह है, जैसे कि मास से मास की वृद्धि होना। तो सर्वदा सर्व भावनाम के द्वारा इसको डिनोट किया गया है और ये द्रव्य सामान्य की तरह होता है। तो सर्व भावनाम यानी कि समान भावों का सेवन करने से समान भावों की वृद्धि होती है, जैसे मास का सेवन करने से मास की। फिर मध्य सामान्य क्या है, सामान्यम एकत्व कर्म। तो एकत्व कर्म, एक समान बुद्धि उत्पन्न करना, तो ये क्या है, गुण सामान्य की तरह इसे बताया गया है। फिर है एक देश सामान्य को कर्म सामान्य की तरह बताया गया। तो पहले हमने तीन भेद पढ़े थे, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य के समान है अत्यंत सामान्य, गुण सामान्य के समान है मध्य सामान्य और कर्म सामान्य के समान है एक देश सामान्य। तो ये तुल्य अर्थता ही सामान्यम से एक देश सामान्य को डिनोट किया गया है। तुल्य अर्थता, अर्थ यानी कि विषय, अर्थ यानी कि भाव, तो तुल्य भाव का बोध कराना, तुल्य अर्थ का बोध कराना, उसे एक देश सामान्य कहेंगे। फिर है आचार्य चक्रपाणि का कहना है कि कुछ लोग सामान्य के दो प्रकार भी मानते हैं। तो ये जो पहले हमने भेद पढ़े थे वो आचार्य चक्रपाणि के अनुसार थे और चक्रपाणि में कहा गया है कि कुछ लोग दो भेद भी मानते हैं, उभयवृत्ति और एक वृत्ति। तो उभयवृत्ति में क्या है, उभय यानी कि दोनों, तो पोष्य और पोषक दोनों में समानता होती है। मतलब पोष्य क्या हो गया,
एक तो जिसका पोषण करना है, एक जिसके द्वारा पोषण किया जाता है, तो उन दोनों में ही समानता होगी। उभयवृत्ति, उभय मतलब दोनों, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जिसका पोषण किया जाना है और जिससे पोषण किया जाना है, दोनों ही समान होंगे। तो ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी कि जिसकी वृद्धि करनी है और जिससे वृद्धि करनी है दोनों समान होंगी। तो ये हमने द्रव्य सामान्य में पढ़ा था। तो जो उभयवृत्ति सामान्य है वो द्रव्य सामान्य के समान ही है, जहाँ पे पोषक और पोष्य दोनों में समानता होती है। एग्जाम्पल सेम ही है, मास से मास की वृद्धि होना, तो मासत्व जाति दोनों में पाई जाएगी, जिसका पोषण होगा उसमें भी और जिससे पोषण होगा उसमें भी पाई जाएगी। तो इसी वजह से इसे उभयवृत्ति सामान्य कहते हैं। फिर है एक वृत्ति सामान्य। जब पोषक पोष्य के समान ना होते हुए भी प्रभाव से पोष्य का पोषण करता हो, तो जो पोषक है, पोषण करने वाला है, वो पोष्य जिसका पोषण करना है उसके समान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका पोषण करेगा, फिर भी उसकी वृद्धि करेगा। तो ये हमने किस में देखा था? गुण सामान्य में देखा था और कर्म सामान्य में देखा था कि गुण में क्या है, समान गुण होने से वो उसकी वृद्धि करेगा, उसके जैसा नहीं है, वो बिल्कुल द्रव्य है, लेकिन उन दोनों के गुणों में समानता पाई जाती है तो वो वृद्धि करेगा। और दूसरा हमने कर्म सामान्य देखा था। तो ये जो दोनों भेद थे वो एक वृत्ति सामान्य के अंडर कंसीडर कर सकते हैं हम, और जो उभयवृत्ति सामान्य था वो द्रव्य सामान्य के समान है। एक वृत्ति सामान्य है जो वो गुण सामान्य और कर्म सामान्य दोनों के समान है। तो घी से अग्नि का वर्धन, धावन आदि कर्म से वात का वृद्धन, आश्य आदि कर्म से कफ का वृद्धन होता है। तो ये क्या है? पोष्य और पोषक जो है वो समान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव से वृद्धि का कारण होते हैं। तो ये है एक वृत्ति सामान्य और उभयवृत्ति सामान्य। फिर तर्क संग्रह के अनुसार भी भेद बताए गए हैं सामान्य के। तद्विविधम पर अपर भेदात, तो दो प्रकार का सामान्य होता है, पर और अपर भेद से। तो पर का मतलब हमने परादी गुणों में पढ़ा है कि जो श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है, उसे पर कहते हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं होता उसे अपर कहते हैं। तो अधिक स्थान में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं, यानी कि जो अधिक अधिक वस्तुओं में पाया जाएगा उसे पर सामान्य कहेंगे, और जो अल्प स्थान में या अल्प वस्तु में पाया जाएगा उसे अपर सामान्य कहेंगे। तो उदाहरण क्या है? जैसे कि कोई द्रव्य है, उसमें उसके गुण और कर्म पाए जाते हैं, तो द्रव्य बड़ा होगा उसमें गुण और कर्म पाए जाते हैं, तो प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो वो द्रव्य का ज्यादा होगा। और रूपत्व क्या है? यानी कि उसका जो रूप है, द्रव्य का रूप है, तो द्रव्य बड़ा होगा और उसका जो गुण है वो छोटा होगा कंपैरेटिवली। तो क्या कह रखा है कि रूपत्व आदि की अपेक्षा द्रवत्व यह जाति अधिक स्थान पर रहती है, अतः यह पर सामान्य है। तो अधिक स्थान पे रहने वाले को पर सामान्य कहते हैं, जो ज्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाए। तो देखें अगर हम कंपेयर करके कि द्रव्य और उसके गुण, तो कंपैरेटिवली द्रव्य जो होगा वो बड़ा होगा उसके गुणों से। तो जो रूपत्व की अपेक्षा जो द्रव्यत्व है वो अधिक स्थान पर पाया जाता है, तो इसी वजह से उसे पर सामान्य कहेंगे। फिर इसी को हम अपोजिट देखेंगे, अल्प स्थान में रहने वाले को अपर सामान्य कहेंगे। तो जब द्रव्यत्व ज्यादा में पाया जा रहा है तो उसे पर सामान्य कहेंगे, और रूपत्व जो है वो अल्प स्थान में पाया जा रहा है तो उसे अपर सामान्य कहेंगे। तो जो ज्यादा स्थान पे पाया जाए उसे पर सामान्य, जो कम स्थान पे पाया जाए उसे अपर सामान्य कहेंगे। फिर है द्रव्य गुण और कर्म के परिप्रेक्ष्य में सामान्य का महत्व। आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार क्षीण धातुओं को बढ़ाना चाहिए, बढ़ी हुई धातुओं को कम करना चाहिए, और सम धातुओं की साम्यावस्था को बनाए रखना चाहिए। तो चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है, कार्यम धातु साम्यम ही उच्यते। तो तंत्र का प्रयोजन क्या बताया गया है कि धातुओं को सम रखना ही हमारा प्रयोजन है। तो जो अगर वो बढ़ जाएंगे तो उनको कम किया जाएगा, अगर वो कम है तो उन्हें बढ़ाया जाएगा। यह चिकित्सा द्रव्य को देखकर की जाती है, या द्रव्य के गुणों को देखकर की जाती है, या फिर कर्मों को देखकर की जाती है। तो अगर हमें बढ़ाना होगा जहां पर भी, तो द्रव्य को देखकर करेंगे तो उसे द्रव्य सामान्य कहेंगे, द्रव्य के गुणों को देखकर करेंगे तो उसे गुण सामान्य कहेंगे, और कर्मों को देखकर करेंगे तो उसे कर्म सामान्य कहेंगे। फिर है द्रव्य सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा के कुछ एग्जाम्पल्स। रक्त सेवन से रक्त की वृद्धि, मेद सेवन से मेद की वृद्धि, तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि, और आम, गर्भ, अंडा इत्यादि के सेवन से गर्भ की पुष्टि होती है। तो ये सभी क्या है? सामान्य, द्रव्य सामान्य के एग्जाम्पल बताए गए हैं। पहले भी मैंने बताया था कि जिसका सेवन करना है वो भी वही है, और जिस से सेवन करना है वो भी वही है, दोनों तरफ द्रव्य समान है, तो उसे द्रव्य सामान्य कहेंगे। फिर है गुण सामान्य को
आधार मानकर चिकित्सा। तो मूत्र का क्षय हो गया तो मूत्र के जो गुण होते हैं उसी के समान गुणों की वृद्धि करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना। इक्षुरस जैसे वारुणी मंड, द्रव, मधुर, अम्ल, लवण और उपक्लेदी द्रव्य का प्रयोग करने से मूत्र जो क्षय है उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो समान गुण है दोनों के और समान गुणों में दोनों तरफ समानता होने के कारण इसे गुण सामान्य कहा जाता है। फिर पुरुष अगर क्षय हो गया तो उसमें कुल मांस, मांस, पुष्पुंड, बकरे के मध्य शरीर का मांस, यव, शाक, धान्यामृत। तो यव के लिए कहा भी गया है यव पुरुष जन्ना नाम। तो आचार्य चरक ने जो श्रेष्ठ द्रव्य बताए हैं तो उसमें पुरुष जनन वाले द्रव्यों में यव को श्रेष्ठ बताया है। तो इनके जो गुण है वो समान है, इसी वजह से ये पुरुष क्षय में इनका प्रयोग किया जा रहा है। फिर है कर्म सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा। व्यायाम से वात की वृद्धि होना, आश्चर्य सुख बैठे रहने से कफ की वृद्धि होना। तो यहाँ पे कर्म की वजह से जो है वो इफेक्ट आ रहा है तो उसे कर्म सामान्य कहेंगे। फिर है समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो सामान्य की अवधारणा को समझने में सहायक है। तो अगर आधुनिक शास्त्र में देखें तो सिनर्जी जो है वो कंसेप्ट उसको हम सामान्य से कोरिलेट कर सकते हैं। सिनर्जी उस सहयोग को कहा जाता है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत भागों से अधिक रहता है। यानी कि कोई चीज है उसमें क्या है, कोई ग्रुप है, अगर उसका जो हर पार्ट जो इफेक्ट दिखाता है और वो कंप्लीट ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है तो व्यक्तिगत प्रभाव क्या हुआ कि उसका हर पार्ट जो इफेक्ट दिखाता है। और सिनर्जी किसे कहेंगे, मतलब कि उस सहयोग को कहेंगे, उन सभी पार्ट्स के सहयोग को कहेंगे। तो क्या होगा, व्यक्तिगत भागों से अधिक प्रभाव होगा। जो अलग अलग जो पार्ट है जितना इफेक्ट दिखा पाता, अगर उनको ग्रुप में यूज करेंगे हम तो वो सारे मिलके एक साथ मिलके और ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे जितना वो अकेले अकेले दिखा पाते उससे कई गुना ज्यादा। तो जितना वो अकेला अकेला पार्ट इफेक्ट दिखाता उससे कई गुना ज्यादा जब उन सारी चीजों को एक ग्रुप में यूज किया जाएगा तो वो इफेक्ट दिखाएंगे। उस सहयोग को क्या कहेंगे, सिनर्जी कहते हैं। तो जो सिनर्जी कंसेप्ट है उसको हम सामान्य से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि फार्माकोलॉजी में देखें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं तो उसमें एस्पिरिन और कैफीन का संयोग तो अकेले एस्पिरिन की तुलना में अधिक मात्रा में दर्द से राहत प्रदान करता है। तो पेन किलर जो इफेक्ट है जब दोनों को साथ में यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे बजाय के अकेले के। तो वही बताया गया है, व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो अधिक होगा, मतलब व्यक्तिगत प्रभाव कम होगा, जब उसको ग्रुप में यूज करेंगे तो वो अधिक प्रभाव दिखाएगा, सहयोग, उसे सिनर्जी कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर अकेले अकेले मेडिसिन देते तो उतना पेन किलर इफेक्ट नहीं होता, जब दोनों को साथ में देंगे तो वो इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा मात्रा में पेन किलर इफेक्ट दिखाता है। फिर है टॉक्सिकोलॉजी के संदर्भ में कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेनॉल व्यक्तिगत रूप से यानी कि अलग अलग यकृत के लिए विषाक्त है, यानी कि लीवर टॉक्सिसिटी करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड भी और इथेनॉल भी। लेकिन जब दोनों को साथ में अगर यूज किया जाए तो जितना वो अकेले अकेले व्यक्तिगत प्रभाव दिखाते उसकी तुलना में अधिक मात्रा में लीवर टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग भी लीवर टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो दोनों जब साथ हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य वृद्धि कारण हो जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप में जितना वो इफेक्ट दिखा पाते उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट लीवर टॉक्सिसिटी वो दिखाएंगे। फिर एक वैद्य भी चिकित्सा पत्रक बनाते समय एक से अधिक औषधियों को लिखता है जो सामान्य सिद्धांत के आधार पर संभावित रूप से चिकित्सीय प्रभाव को अधिक कर देता है। जैसे कि मानिए कि किसी को पित्तज व्याधि हुई है तो हमने पित्त शमन करने वाली एक या फिर एक अगर मेडिसिन लिखी तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम 2 या 3 मेडिसिन पित्त शामक लिखेंगे तो उसका इफेक्ट सामान्य वृद्धि कराणाम के आधार पर ज्यादा हो जाएगा और वो जल्दी जो है पित्त का शमन करने में सक्षम होगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वैद्य जो है चिकित्सा पत्रक बनाएगा, जब मेडिसिन लिखेगा पेशेंट को तो अगर एक से अधिक औषधि लिखेगा तो वो सामान्य के आधार पे लिखेगा कि ये जो है वो मिलके इकट्ठा फिर ज्यादा इफेक्ट दिखाएं और जल्दी जो है वो रोगी की जो रोग है वो ठीक हो जाए। तो ये सामान्य बताया गया है, सिनर्जी से इसको मॉडर्न साइंस में कोरिलेट किया जा सकता है। तो ये सब था सामान्य के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।